fasttrackk.com, फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन इनकम टैक्स। और इस फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन में थ्योरी के साथ हमने इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लास्ट मिनट में कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिवाइज करवाएं, तो हमने सेलेक्ट करके अपनी किताब के क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस किताब में लास्ट में डाल दिया। और ये फास्ट ट्रैक असेसमेंट ये 17-18 के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक हम लोग असेसमेंट 18-19 के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं। और अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आपको ज़रूरत है, इफ़ यू डोंट हैव इट यू नीड इट। और मेरा नाम कौशल कुमार अग्रवाल, फिलॉसफी कभी हार मत मानो, नेवर से डाई। फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन इनकम टैक्स सेकेंड पेज में ये जो जून 2017 में एग्जाम दे रहे हैं, चाहे मई जून हो या नवंबर दिसंबर हो, उनके लिए एप्लीकेबल है ये बुक। और ऑब्वियसली ये 6th एडिशन में है ये बुक। कॉपीराइट नोटिस नोट कर लेना, कंटेंट। और ये पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन इनकम टैक्स में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो करीब करीब 20 हैं, 21 हैं टोटल। और ये 73 पेजेस में थ्योरी है और 37 पेजेस में प्रैक्टिकल है। और पूरा इनकम टैक्स 4 घंटे में बहुत आराम से रिवाइज हो सकता है। और हम लोग ये करेंगे भी और आप लोग भी ये करना। और ये 73 पेजेस है, क्योंकि इसमें हमने फॉन्ट साइज़ 14 रखा हुआ है। अगर 11 रखते हैं हम लोग फॉन्ट साइज़ इस बुक का, तो ये 40 पेज में कवर हो जाता है। फॉन्ट साइज़ 14 रखने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप फ़ोन में भी आप इस किताब को रिवाइज कर सकें, क्योंकि मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, बस स्टॉप में कहीं खड़े हो, लाइन में कहीं खड़े हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि हर वक्त आपके मन में और दिल में इनकम टैक्स छाया रहे। बस देखे तो वही रेट ऑफ। और ये सारे फास्ट ट्रैक के वीडियोस है जो यूट्यूब में डाला हुआ है। और ये कुछ वीडियोस जो हमने यूट्यूब में डाले हैं वो उसके लिंक भी हैं, लेकिन ये पुराने वीडियो असेसमेंट ये 14-15 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, और हमारे बेस्ट सेलर्स ये बुक्स हैं जो taxbyKK.com में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट सेक्शन 1 to 4। मैंने सबको सेक्शन याद करवाया या नहीं करवाया? करवाया। बेसिक कॉन्सेप्ट का सेक्शन बताओ। 1 to 4। रेजिडेंशियल स्टेटस 5 to 9। एग्जेम्प्टेड इनकम 10 to 13A। इनकम फ्रॉम सैलरी 15 to 17। हाउस प्रॉपर्टी 22 to 27। PGBP 28 to 44। D कैपिटल गेन 45 to 55A। अदर सोर्सेस 56 to 59। क्लबिंग ऑफ इनकम 60 to 65। सेट ऑफ 70 to 80। और डिडक्शंस 80C to 80U। गुड। चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट का हमने रिवीजन टाइम 10 मिनट्स लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट 10 मिनट में रिवाइज हो सकता है। लेकिन जब आप पहली बार जब रिवाइज करेंगे तो फर्स्ट रिवीजन आपको यहाँ पर ये जो गैप दिया हुआ है वहाँ पर आपको लिखना है, फिर सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन। तो आप जनरली जैसे बार बार रिवाइज होता रहेगा आपका ये गैप कम होता जाएगा। और रिवीजन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऐसे देखो ABCD जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ो, आपको याद करना होगा सेंटेंसेस, ठीक है। तो और याद करने से ही इनकम टैक्स में नंबर अच्छे आएंगे। तो आपको प्रोविजंस याद कर लो, वो ज़्यादा अच्छा। और कितने घंटे के अंदर याद करोगे? 24 घंटे के अंदर याद करो। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। चलो, इनकम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, और इनकम का मतलब क्या बताया था हमने? इनकम का मतलब इंक्रीज इन कैश। ये तो अकाउंट्स में है एक्रूवल सिस्टम, लेकिन एक्चुअल जो था वो कौन सा सिस्टम था? कैश ही सिस्टम था। तो इनकम का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन कैश। अब इंक्रीज इन कैश के 2 कारण हैं, एक रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट में जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो हर स्टूडेंट बोलता था रेवेन्यू रिसीट का मतलब जो बार बार मिले, जो डेली मिले वो रेवेन्यू रिसीट, जो लाइफ में एक बार में मिले या लमसम मिले तो वो कैपिटल रिसीट। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा सोचो, बार बार क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसके पीछे सोर्स ऑफ इनकम है। और तो रेवेन्यू रिसीट का मतलब हमने क्या, एक एग्जांपल लिया था, अगर आप प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहे हैं तो किराया ऑब्वियसली बार बार मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है प्रॉपर्टी। आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डेली बेसिस पे एक्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो वो भी क्या है? फिक्स डिपॉजिट, सोर्स ऑफ इनकम। इसीलिए इंटरेस्ट क्या मिल रहा है? बार बार मिल रहा है।
आपके पास कोई नॉलेज है, उसको किसी को यूज करने दिए तो आपको रॉयल्टी दे रहा है मंथली बेसिस पे, आपको बार बार दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है। तो हमने कहा रेवेन्यू रिसीट का मतलब फॉर एवरी रेवेन्यू रिसीट देयर एग्जिस्ट ए सोर्स ऑफ इनकम, या यूं कहें एवरी रेवेन्यू रिसीट इज डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स ऑफ इनकम। किताब देखो, सोर्स ऑफ इनकम कैन बी टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, हमने क्या किया, इस किताब को शॉर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स को हमने मेन बुक में तो डाला हुआ है, यहां पर हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम्पल्स याद रहेंगे आपको। कैपिटल रिसीट, और कैपिटल रिसीट क्या होता है? अगर सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, अगर आप सोर्स ऑफ इनकम को ही बेच देंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल रिसीट। प्रॉपर्टी को ही बेच दोगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल रिसीट। उसके बाद उससे तो कोई पैसा मिलने वाला नहीं है आपको, तो क्या हो गया? कैपिटल रिसीट। ठीक है, और अगर कोई पैसा आपको एवं ही मिल जाए जैसे गिफ्ट्स, उसके पीछे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट। अब ये बिल्कुल भी लॉजिक मत लगाना सर मुझे गिफ्ट डेली मिल रहा है तो वो रेवेन्यू रिसीट है, ये लॉजिक इनकम टैक्स में नहीं चलेगा। इनकम टैक्स में सिंपल लॉजिक चलेगा, अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो कैपिटल रिसीट, और सोर्स ऑफ इनकम को ही बेच दोगे तो कैपिटल रिसीट। मैं कैपिटल रिसीट का नंबर 1 पढ़ रहा हूं, रिसीट फॉर विच देयर डू नॉट एग्जिस्ट अ सोर्स ऑफ इनकम इज अ कैपिटल रिसीट, सेल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम इज आल्सो कैपिटल रिसीट। ठीक है, 1 मिनट, हमने एक्सीडेंट कंपनसेशन के बारे में बताया था। एक्सीडेंट कंपनसेशन रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट, क्योंकि इसके पीछे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। करेक्ट है। अब हम डिवाइड क्यों कर रहे थे रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में? टैक्स ट्रीटमेंट के लिए। तो रूल 1 और रूल 2, अगर रेवेन्यू रिसीट है तो टैक्स लग के रहेगा, और कैपिटल रिसीट है तो टैक्स नहीं लगता, यही तो है। और दोनों के एक्सेप्शन बना दिए थे हमने। एक सर्कल बनाया था, और सर्कल में अगर रेवेन्यू रिसीट का सर्कल है तो फुल्ली टैक्सेबल, फिर एक ट्रायंगल बना के कह दिया था कि इसमें से कुछ रेवेन्यू रिसीट एग्जेम्प्ट होगा, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बताया था। और कैपिटल रिसीट में हमने बताया था एक्सीडेंट कंपनसेशन इज नॉट टैक्सेबल, लेकिन अगर सेल ऑफ कैपिटल एसेट है तो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो पढ़िए टैक्स ट्रीटमेंट, एवरी रेवेन्यू रिसीट इज टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली एग्जेम्प्टेड अंडर द एक्ट। टैक्स ट्रीटमेंट, एवरी कैपिटल रिसीट इज नॉट टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली टैक्सेबल। ठीक है, इसके बाद अगर रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू कैपिटल रिसीट हुआ है तो रेवेन्यू रिसीट में जब भी माइनस होगा क्या माइनस होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट में जब भी माइनस होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब मेंटेनेंस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब परचेज ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, जब रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम, कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम, यही तो आया था। फिर इनकम को इस रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन सा? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेस। और कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा था कैपिटल गेन। फिर हमने कहा था 2 एडजस्टमेंट करो, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इसमें डिडक्शन माइनस करो, एटीसी टू एटीयू, क्या आएगा? टोटल इनकम। इसी पे टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर डेफिनेशंस, असेसमेंट ईयर 6 सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में डिफाइंड है। और हमने बताया था ईयर का मतलब क्या होता है? 12 मंथ्स। कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी टू दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब अप्रैल टू मार्च। अब हमने प्रीवियस ईयर इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर, इन प्रीवियस ईयर इक्वल टू that financial year in which income is earned, and assessment year equal to that financial year in which income is assessed। यानी कि assess का मतलब क्या होता है? computation of total income and computation of tax liability first by the assessee then by the income tax department। ठीक है, अब इन्होंने डिफाइन कैसे किया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 means the period of 12 months commencing on the first day of April every year। यानी कि असेसमेंट ईयर इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स इज पेड। और गवर्नमेंट शायद इस बजट में इस कॉन्सेप्ट को चेंज करेगी और जनवरी टू दिसंबर पे आ जाएगी। अभी अप्रैल टू मार्च में है, और एमपी गवर्नमेंट ने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करके जनवरी टू दिसंबर कर भी लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट बची हुई है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट बची हुई है। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। तो मैंने बताया था पहले पैसा कमाएंगे, उसके बाद टैक्स देंगे। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर में आप पैसा कमाओगे, टैक्स कब दोगे? असेसमेंट ईयर में। 5 केसेस ऐसे हैं जहां पर जिस प्रीवियस ईयर में आप पैसा कमा रहे हैं उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स भी देना है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब थ्योरी आया करती थी तब इंपॉर्टेंट था। सीए में, सीएस और सीएमए में अभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और 5 केसेस क्या है कि कोई नॉन रेजिडेंट, मान लो हांगकांग का शिप इंडिया आ रहा है,
और इंडिया में कार्गो और पैसेंजर लेगा। सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है? इंडिया में है। इंडियन गवर्नमेंट उसे टैक्स मांगेगी या नहीं मांगेगी? मांगेगी। कब मांगेगी? कब मांगेगी? अगर असेसमेंट ईयर में मांगेगी तो ये शिप चला जाएगा, और जब वो चला जाएगा उसके बाद बोलोगे सर टैक्स दे दो, बोलो कौन? पहचानने से इनकार करेगा। तो जिस कार्गो, वो जो शिप है इंडियन कोस्ट छोड़ने से पहले उसको टैक्स देना पड़ेगा, तभी वो उसको जाने देगा। तो वही लिखा हुआ है सेक्शन 172 में, इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनीज हैविंग और नॉट हैविंग एनी रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। तो ये बात मैंने लिखी नहीं है, इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी हैविंग और नॉट हैविंग रिप्रेजेंटेटिव, उससे हम लोग मतलब नहीं है। तो पहला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 172, इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी। दूसरा, अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं विद इंटेंशन ऑफ नॉट रिटर्निंग बैक, तो आपसे टैक्स उसी प्रीवियस ईयर में ले लेगी, ठीक है। या कोई अभी कौन आया था, जस्टिन बीबर आया था, पैसा कमाया 450 करोड़, बहुत दर्द है तुमको, ठीक है प्लीज, 450 करोड़ रुपया कमाया। अब वो इंडिया छोड़ने से पहले टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स मांगेगा उससे, तभी उसको जाने देगा, वरना जाने नहीं देगा। तो 174 क्या है? इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया विथ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया। चाहे फॉरेन सिटीजन इंडिया लीव कर रहा हो या इंडियन सिटीजन इंडिया लीव कर रहा हो, दोनों को ये एप्लीकेबल है। 174A, असेसमेंट ऑफ AOP। ये है क्या? हमने जॉइंट वेंचर करके एक फ्लाईओवर बना रहे हैं, जो फ्लाईओवर का काम 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जॉइंट वेंचर टूट जाएगा। AOP तो सेपरेट एंटिटी है, टैक्स जब हम किसी सेपरेट एंटिटी से तो मांगेंगे नहीं, AOP से ही मांगेंगे, तो उसी प्रीवियस ईयर में मांगते हैं। तो असेसमेंट ऑफ AOP, BOI, AJP फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन द सेम ईयर ऑफ फॉर्मेशन। फिर 175, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग रहा है आपके पास 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 500 करोड़ रुपए आपको देनदारी है, और आप भागने वाले हैं, जैसे विजय माल्या भाग गया, तो उसको फिर असेसमेंट का इंतजार नहीं करेगी, उसी प्रीवियस ईयर में उसे टैक्स देना चाहेगी। तो द एसएससी इज लाइकली टू ट्रांसफर हिज एसेट्स विद अ व्यू टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स। सेक्शन 176, इनकम ऑफ ए डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन। आप बिजनेस चालू करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब बंद कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 15 दिन के अंदर, बंद करने से बंद कर दिया उसके 15 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो आपको रिटर्न कंटिन्यूसली फाइल करना पड़ेगा, है ना। मान लो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है ना। तो बिजनेस बंद करने के 15 दिन के अंदर अंदर बताना है, नहीं तो उसको कंटिन्यूसली रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। तो इनकम ऑफ ए डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। चलिए, पर्सन का डेफिनेशन किस सेक्शन में? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। और पर्सन मतलब कितने कैटेगरी के पर्सन बताया था आपको? 7। पहला, दूसरा इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड AJP, ठीक है। नेक्स्ट, एसएससी का मतलब क्या बताया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में? पर्सन हु पेज टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी एनी प्रोसीडिंग अंडरटेकन या ए डीम्ड एसएससी ए पर्सन हु इज इन डिफॉल्ट। तो ये सब बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, जितना जरूरत था मैंने आपको बता दिया। इनकम किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में। इनकम का डेफिनेशन इंक्लूड्स है या मीन्स है? इंक्लूड्स है। और इंक्लूड्स है यानी कि बाय वे ऑफ एग्जांपल, जैसे मैं अगर आप पूछूं आपसे मिठाई क्या होता है तो आप क्या कहोगे? अंग्रेजी अनुवाद नहीं करो, मिठाई क्या होता है, तो उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। जलेबी होता है, गुलाब जामुन होता है, और काजू बर्फी होता है, लेकिन आप सारे मिठाई के नाम लिख तो नहीं सकते हैं ना। तो आप बाय वे ऑफ एग्जांपल बता दिए मिठाई ये चीज होती है, लेकिन बाकी भी मिठाई होगा जो उस जैसा बिहेव करती है। तो वैसे ही इनकम क्या होता है? इनकम इज रेवेन्यू रिसीट। तो उन्होंने कुछ रेवेन्यू रिसीट के नाम लिख दिए, और कैपिटल रिसीट तो इनकम है ही नहीं क्योंकि वो टैक्सेबल ही नहीं है। तो जिस कैपिटल रिसीट को इनकम बनाना था उन्होंने नाम लिख दिया। अब कोर्ट में अगर केस जाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या प्रूव करने की कोशिश करेगा? ये रेवेन्यू रिसीट है। आप क्या प्रूव करने की कोशिश करोगे? कैपिटल रिसीट। अगर कैपिटल रिसीट को टैक्स करना चाहता तो वो इनकम के डेफिनेशन में लिखा होना चाहिए। समझ में आया? इंक्लूड्स ऑफ इनकम। चलिए, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में डिफरेंस। असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स इज पेड। अच्छा, इनकम इंक्लूड सैलरी, रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सब क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। गिफ्ट्स क्या है? कैपिटल रिसीट है। डोनेशन क्या है? कैपिटल रिसीट है। कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल रिसीट है। लेकिन इसमें एक्सीडेंट कंपनसेशन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए टैक्स हुआ ही नहीं। समझ में आया? और इसमें रेंट, मान लो इसमें
कोई ऐसा रेवेन्यू रिसीट जो इसमें लिखा ही हुआ नहीं है, मान लो रॉयल्टी इसमें नहीं लिखा हुआ तो टैक्स होगा या नहीं होगा? रॉयल्टी इसमें अगर नहीं लिखा हुआ है तो टैक्स, इनकम के डेफिनेशन में रॉयल्टी नहीं लिखा हुआ तो टैक्स होगा या नहीं होगा? हद हो गया यार, तुम लोग तो नाम बदनाम कर दो मेरा। रॉयल्टी अगर नहीं लिखा हुआ है तो अगर रेवेन्यू रिसीट है तो टैक्स हो के रहेगा, क्योंकि वो सैलरी, रेंट, प्रॉफिट और डिविडेंड की तरफ बिहेव कर रहा है, वो रेवेन्यू रिसीट है, तब तो वो हो के रहेगा। समझ में आया? चलिए, assessment year is the financial year in which tax is paid. Previous year is the financial year in which income is earned. Assessment year succeeds previous year. Previous year precedes assessment year. Assessment year always starts from 1st April and ends on 31st March. All previous year, whether first or subsequent, shall always end on 31st March. However, start of the first previous year shall depend upon the existence of source of income. The period of assessment year is fixed 12 months. The period of previous year is of maximum of 12 months. It can exist even for a day if the source of income newly coming into existence in the said financial year, that is on 31st March. आपने 31 मार्च को ही जॉब शुरू किया, 31 मार्च को ही जॉब शुरू किया, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम कब एग्जिस्टेंस में आ रहा है? 31 मार्च को, एक ही दिन का होगा आया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का खत्म हो गया। 10 मिनट